नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल आधुनिक आनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं। उन्होंने 10 वर्षों तक आनुवंशिकी पर कार्य किया था और अपने उस कार्य को उन्होंने एक पत्रिका में प्रकाशित किया था, पर उनका कार्य 40 वर्षों तक विश्व के लिए अज्ञात रहा। 40 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिकों ने पुनः मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांतों को खोजा। फिर उनके कार्य को दोबारा से महत्व मिला और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उनके सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। डार्विन के सिद्धांतों को भी आधुनिक विज्ञान के रूप में ढालकर उसे एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के रूप में बनाया गया। उसमें भी मेंडल के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इस तरह जॉन ग्रेगर मेंडल आधुनिक जीव विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आनुवंशिकी का पिता मेंडल, विज्ञान के श्रेष्ठ आशा मेंडल। काफ़ी इन्होंने काम किया, विज्ञान को इन्होंने बदल दिया। कई वर्षों तक ये छिपे रहे, कई वर्षों तक ये दबे रहे। डार्विन को इन्होंने ठीक किया, विज्ञान को इन्होंने सटीक किया, इतिहास को इन्होंने बदल दिया, विज्ञान को इन्होंने जीवन दिया, आधुनिक युग को जीवित किया, उसमें नवीन उत्साह भरा। इस तरह मित्रों, मेरी ये कविता समाप्त होती है। मेरी ये कविता जॉन ग्रेगर के प्रति मेरी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कविता मेरे कविता संग्रह महुआ के फूल में 2007 में प्रकाशित हुई थी। अब ये कविता पहली बार इंटरनेट पे आ रही है। इस कविता का शीर्षक है नदी और मैं। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, साइकिल के आश्चर्य के रत्न पर बैठकर अचानक मैं रास्ता भूल गया। फिर मैं भटकता हुआ झलकुट्टीनाथ की घाट पर पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा बाघ गोलगप्पे बना रहे थे, हवा पान पर चूना लगा रही थी, आकाश कुल्फी में लकड़ी डाल रहा था, बबूल के पेड़ बर्गर पर चटनी डाल रहे थे, आम के पेड़ समोसा तल रहे थे, बांस के पेड़ आमलेट प्लेट पर रख रहे थे, महुए के पेड़ पेपर चेक कर रहे थे, बादल बस्ता साफ कर रहे थे, चील ज्योमेट्री बॉक्स बना रही थी, गिद्ध स्टाफ रूम से बाहर आ रहे थे, तोते ड्रम टाइट कर रहे थे, किलेटे किल्ली गाड़ रहे थे, गौरैया लैंप में बत्ती लगा रही थी, मोर आमलेट पर डबल रोटी लगा रहे थे, धनेश बीन में नली लगा रहे थे, सारस पतंग में कन्नी लगा रहे थे, बत्तख लैंप में शीशा लगा रही थी, भैंस तन्हाई के स्पर्श की कुर्सी के ऊपर लेट रही थी, गाय ताश फेंट रही थी, बकरी पेट्रोमैक्स में मेंटल लगा रही थी, गिलहरी गार्ड ऑफ ऑनर ले रही थी, नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि नदी के तल का दृश्य एकदम साफ दिखाई दे रहा था। जब हवा नहीं चल रही थी तब नदी मुस्कान की दिशा की स्वतंत्रता की तरह लग रही थी। जब हवा चल रही थी तब नदी जलवायु के उत्साह की भाषा की तरह लग रही थी। कभी नदी की लहरें आलिंगन की चांदनी की झंकार की तरह लग रही थी, तो कभी नदी की लहरें चांदनी के शांति के चांद की झील की तरह लग रही थी। इसी तरह नदी की लहरें अपनेपन में से धुले बादल की ताजगी की तरह लग रही थी। कभी कभी नदी की लहरें इंद्रधनुष में घुली आशा के बसंत की तरह लग रही थी। मुझसे पहले न जाने कितने कवियों ने प्रकृति का वर्णन किया है और न जाने कितने कवि और आएंगे जो प्रकृति का कुछ दूसरे तरीके से वर्णन करेंगे, मगर प्रकृति की सुंदरता हमेशा अमर रहेगी। इंसान आते रहेंगे और जाते रहेंगे। प्रकृति से जो जितना प्यार करता है, प्रकृति उसे उतनी ज़्यादा खुशी देती है। प्रकृति के पास इतनी ज़्यादा खुशी है कि
कि सबको खुशी बांटने के बाद भी प्रकृति की खुशी कभी कम नहीं होती है। पहले जब मैं छोटा था तब मैं प्रकृति को कुछ दूसरी तरह से देखता था। अब प्रकृति और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति में हूँ और प्रकृति मेरे अंदर है। दुनिया का हर आकर्षण प्रकृति के आकर्षण का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस तरह मित्रों, मेरी ये दूसरी कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई हों, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।